तीसरे अध्याय का 15वां सूत्र, 17वां सूत्र। पद्म, महापद्म, तिगिंज, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, ये 6 तालाब उन 6 पर्वतों पर अवस्थित हैं। उन पर्वतों की लंबाई चौड़ाई बताई गई कि पहला तालाब 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा है। इसके मध्य में तन मध्य योजनम पुष्करम, उन तालाबों के मध्य में एक एक योजन वाला एक एक पुष्कर यानी कमल है, ये मुख्य कमल है। 1 योजन 4 कोश का है। ये बहुत विस्तृत, जिसकी एक एक पाखुड़ियाँ एक एक कोश की और 2 कोश की जिसकी कर्णिका है। ये पार्थिव है, पृथ्वी में ही है। और ऐसा एक कमल होता है, इस कमलों में महल है जिनमें देवियाँ रहती है, जिसकी चर्चा आगे के सूत्र में बताएंगे। ठीक है, तो 1 योजन कमल का एक पत्ता, दूसरा योजन दूसरा पत्ता, एक कोश, 1 कोश 2 कोश और 2 कोश की पाखड़ी, तो 4 कोश का पूरा डायमीटर हो गया। यानी 1 योजन विस्तार वाला वह कमल होता है। ठीक है, पृथ्वी का है। तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च, तद्विगुणा हृदा पुष्कराणि च। एक बार और। उसके आगे के यानी पद्म तालाब के आगे के जितने भी हृदय यानी तालाब हैं, द्विगुण दुगने, द्विगुना दूने दूने, और पुष्कराणि च, और जो कमल है उनका भी विस्तार दूना दूना है। तो पद्म तालाब 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा है। तो महापद्म तालाब 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा, 20 योजन गहरा। फिर तिगिंच तालाब 4000 योजन लंबा, 2000 योजन चौड़ा और 40 योजन गहरा। पहला कमल 1 योजन का था, दूसरा 2 कमल का और तीसरा 4 योजन का कमल होगा। आगे की बात आगे बताएंगे। 3 बता दिया इधर। जिस तरीके से इधर चढ़े एक सूत्र आएगा उत्तरा दक्षिण तुल्या, तो फिर उसी तरह से घटेंगे। समझ गए? उधर हम ऐरावत क्षेत्र से चालू करेंगे आपके पुंडरीक तालाब से। तो जो पद्म तालाब वो पुंडरीक तालाब, जो महापद्म तालाब वही महापुंडरीक, और जो तिगिंच वैसा ही केसरी। सेम व्यवस्था होगी, इधर से चढ़ना इधर से चढ़ना बराबर है। तन्निवासिन्यो देभ्यः श्रीहरि, बोलो तन्निवासिन्यो देभ्यः, तन्निवासिन्यो देभ्यः श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मयः पल्योपमस्थितयः, पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः, ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देभ्यः श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मयः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। एक बार और। तन्निवासिन्यो, एक बार और बोलो सूत्र, बोलो रूपेश, 1 मिनट।
बोलो। श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मयः पल्योपमस्तयः हाँ, पल्योपमा पल्योपमस्तयः स्थितयः, पल्योपमा स्थितयः, पल्योपमस्थितया हाँ। ससामानिक परिषत्कः। एक बार और। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मयः पल्योपमस्थितया ससामानिक परिषत्कः। तन्निवासिन्यो दिव्य, उन कमलों में निवास करने वाली देवियाँ। तन यानी उन कमलों में, निवासिन्या यानी निवास करने वाली, देव्य यानी देवियाँ। कौन कौन सी है? श्री, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये कितनी उम्र वाली है? पल्योपम स्थिति है, एक पल्ले की आयु वाली है। और कैसे रहती है? अकेले ससामानिक परिषद का, अपने सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करते। इनके निवास उनके सहायक कमलों में होते हैं। तो उन कमलों में श्री, हरि, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी नाम की देवियां निवास करती है। पद्म तालाब में, महापद्म में, माइक पे, पद्म में, महापद्म में, और तिगिंच में धृति, केसरी में कीर्ति, और पद्म, महापद्म, महापुंडरीक में बुद्धि और पुंडरीक में लक्ष्मी। तो इधर श्री उधर लक्ष्मी। समझ गया है? 6 देवियाँ। वो ये 6 ही आती है, 8 पंडित लोग बुलाते हैं। आदि पुराण में 6 का वर्णन है। अष्ट का कहीं उल्लेख देखने को पुराण ग्रंथों में तो नहीं मिला। ये शांति और पुष्टि पता नहीं कहाँ से जोड़ दिया। ये पंडितों ने जोड़ा है या किसी प्रतिष्ठा ग्रंथ में भी स्पष्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन ये 6 ही है। आदि पुराण के कर्ता ने 6 देवियों का ही उल्लेख किया। अब ये 6 देवियाँ, इनकी आयु एक पल्योपम की, और सामानिक और परिषद देव के साथ होते हैं। ऐसा कहते हैं कि इन देवियों का कोई नियोग ही नहीं होता, ये ब्रह्मचारी की तरह होती। पर इसमें ध्यान रखना, इसमें श्री, हरि और धृति सौधर्म इंद्र की अनुचरी है, और कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी सानत कुमार की, ईशान इंद्र की। 3 सौधर्म की और 3 ईशान की। अब इन तालाबों में नदियां निकलती हैं। 14 नदियां 6 तालाबों से निकलती है। पहले नदियों के नाम जाने, फिर हम जानेंगे कि कौन से तालाब से कौन कौन सी नदियां निकलती। गंगा सिंधु रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहितास्या, 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 गंगा सिंधु रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहितास्या, हरिद्धरिकांता, हरिद्धरिकांता, सीता शीतोदा, सीता शीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदः, सरितस्तन्मध्यगाः, सरितस्तन्मध्यगाः,
गंगा सिंधुरोहिद्रोहितास्या हरिद्धरी कांता शीता शीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाः। एक बार और। बोलो। गंगा सिंधु रोहित द्रोहिस्तास्या हरिद्रिकांता धरिकांता हरिद्धरी हरिद्रिकांता धरी हरिद्धरी हरिद्धरी हरिद्रिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्न मध्यगः तन्य नहीं तन मध्य का। तन मध्यगः। हाँ। गंगा सिंधु रोहित द्रोहितास्या में निकलेगा रोहित रोहितास्या। पहला जोड़ा गंगा सिंधु, दूसरा जोड़ा रोहित और रोहितास्या, तीसरा हरित धरी कांता, इसमें निकलेगा हरित और हरि कांता। हरित और दूसरा क्या है हरि कांता। चौथा जोड़ा सीता और सीतोदा, पांचवा जोड़ा नारी और नरकांता, छठवां सुवर्ण कूला और रूपकूला। सुवर्ण रूपकूला में कूला दोनों में लगाना। और सातवां रक्ता और रक्तोदा। ये 7 जोड़ों की नदियाँ तन मध्यगा इन पर्वत पद तालाबों के मध्य से निकलती है। इतने बड़े बड़े तालाब हैं तो नदियाँ तो निकलेगी। 3 तालाबों से 6 तालाबों से 14 नदियाँ निकलती। ठीक है, कैसे निकलती है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। 2 सूत्र पहले ले लें। द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वः पूर्वगाः। दो नदियों में पूर्वा यानी पहले की नदी, पूर्वगा यानी पूरब की ओर जाती है, यानी पूर्वी समुद्र में गिरती। गंगा सिंधु है, गंगा पूरब की ओर जाएगी। रोहित रोहितास्या है, रोहित पूर्व में जाएगी। हरित हरिकांता हरित पूरब में जाएगी। सीता सीतोदा है, सीता पूरब में जाएगी। नारी नरकांता नारी पूरब में जाएगी। सुवर्णकूला रूपकूला है, सुवर्णकूला पूरब में जाएगी। और रक्ता रक्तोदा में रक्ता पूरब में जाएगी। तो भाई पूर्व वाली पूरब में जाएगी। बाकी शेषास्त्वपरगाः शेषास्त्वपरगाः शेषास्तु अपरगाः। जो बच गई वो नदी कहाँ जाएगी? अपरगाः यानी पश्चिम की ओर जाएगी। तो गंगा पूरब की तरफ, सिंधु पश्चिम की तरफ। ठीक है, रोहित पूरब की तरफ, रोहितास्या पश्चिम की तरफ। ठीक है, हरि पूरब की तरफ, हरिकांता पश्चिम की तरफ। सीता पूरब की तरफ, सीतोदा पश्चिम की तरफ। नारी पूरब की तरफ, नरकांता। सुवर्णकूला पूरब की तरफ, रूपकूला। रक्ता पूरब की तरफ, रक्तोदा पश्चिम की तरफ। अब झमेला है। 7 तालाब, 14 नदियाँ कैसे निकलती और कहाँ कहाँ बहती है ना झमेला। 14 है, कहाँ जाएंगे? तो कोई घबराने की बात नहीं है। नक्शा उठा के ले आओ, जम्बूद्वीप वाला है ना तेरे पास रखा हुआ, ले आओ।
जब तक वो आ रहा है तब तक एक सूत्र लेते हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, गंगा सिंधवादयो नद्यः, गंगा सिंधवादयो नद्यः, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, गंगा सिंधवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, गंगा सिंधवादयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, गंगा सिंधवादयो नद्यः। कह रहे गंगा सिंधु आदियो नद्या, गंगा सिंधु आदि नदियाँ चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता, 14,000 सहायक नदियों से घिरी है। एक एक नदियों की सहायक नदियाँ कितनी है? 14,000। गंगा सिंधु की ऊपर बढ़ते जाएगी, समझ गए? तो 14,000 गंगा की और 14,000 सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। हालांकि ये सब म्लेच्छ खंड में ही है, आर्य खंड में नहीं, उधर ही चले जाते। हाँ, तो अब ये देखिए, अभी हमने बताया कि ये पेंसिल है, 7 तालाबों से 6 तालाबों से 14 नदियाँ बहती हैं। आप लोगों को देखने में आ रहा होगा जैसे ये जम्बू द्वीप का पूरा नक्शा है। थोड़ा बड़ा में दिखाते तो ज़्यादा दिखेगा। विजय कलाकारी करके दिखा देता सबको पूरा नक्शा तो मज़ा आ जाता। उस पर दिखा सकता है? हाँ, एक काम करते हैं, हम आज सूत्र और ले लेते हैं, कल पूरा हम नक्शे से आप लोगों को दिखा देंगे। कल सब लोगों को, ताकि जो दूर बैठ के देख रहे हैं उनको भी काम में आ जाए, कल ऐसी व्यवस्था बना ले। वो पंपलेट है लेकिन इससे अच्छे से दिख जाएगा, स्क्रीन पे दिखा देंगे, ठीक है ना? तो नक्शे से बता देंगे, अभी समझने के लिए बता देते हैं। पद्म तालाब से पूर्व द्वार से गंगा, पश्चिम द्वार से सिंधु नदी निकलती है, और पद्म तालाब के उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है। गंगा और सिंधु जो पूरब और पश्चिम द्वार से निकलती है, वो पूरब की ओर 100 योजन 500 योजन आगे जाती है और फिर मुड़ती है, तो वहाँ एक गोमुख बना हुआ है। उस गोमुख से गंगा नीचे की ओर उतरती, नीचे गंगा कुंड में, और गंगा कुंड में सीधे गिरने के बाद वहाँ कृत्रिम जिनालय है, और वहाँ से निकल करके सीधे बहती है। कल नक्शे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वहाँ से सीधे नीचे की ओर बहकर भरत क्षेत्र के ठीक बीच में एक विजयाद नाम का पर्वत है, उसके तिमिश्र नाम की गुफा में घुसती है और बाहर निकलती है, और निकल करके वापस बाहर निकल कर इधर पूरब की तरफ समुद्र में जाकर डूब जाती है। इसी तरह सिंधु नदी पश्चिम द्वार से निकलती है और तिमिश्र खंड, गंगा निकलती खंड प्रपात से और सिंधु निकलती तिमिश्र नाम की गुफा से। वो वैसी गुफा से निकल करके पश्चिम समुद्र की तरफ चली जाती है। इसलिए 2 नदियाँ तो यहाँ आ गई। हर 7 क्षेत्र में 2-2 नदियाँ हैं। गंगा सिंधु भरत क्षेत्र की नदी है, रोहितास्या हेमवत क्षेत्र की है। इसमें से हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहितास्या है। इसमें पद्म तालाब के उत्तर द्वार से रोहितास्या नदी निकलती है, इसको सुधारना है। रोहितास्या नदी निकल करके पश्चिम की ओर चली जाती है। तो पद्म तालाब से कौन कौन से निकली? गंगा, सिंधु और रोहितास्या। महापद्म तालाब के दक्षिणी द्वार से रोहित नदी निकलती है और हेमवत क्षेत्र में पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पूरब की ओर मुड़ती है। और इसके उत्तर द्वार से निकलेगी हरिकांता नदी,
यानी पद्म से निकलेगी गंगा सिंधु रोहितास्या, महापद्म से निकलेगी हरित और रोहितास्या, रोहित और हरिकांता, रोहित और हरिकांता, समझ गए? एक जोड़े का इधर और एक जोड़े का उधर। फिर उसके बाद जो आपके जाकर के तिगिंच पर्वत है, तिगिंच पद्म महापद्म तिगिंच तालाब से दो नदियाँ निकलती है। एक नदी निकलेगी आपके जाकर के हाँ क्या हाँ हरी नदी निकल करके सीधे आएगी आपके जाकर के हरिकांता और सीतादा, नहीं हाँ हरिकांता आएगी, हरिकांता इधर जाएगी और महापद्म से हरित निकल करके इधर जाएगी, पूरब की तरफ हरित, पश्चिम की तरफ हरित। तो तिगिंच से निकलेगी हरिकांता और सीतोदा, और इसी प्रकार केसरी से निकलेगी सीता और नरकांता, और फिर उसके बाद आपके महापुंडरिक से निकलेगी नारी और रूपकुला, और पुंडरीक से निकलेगी स्वर्णकुला, रक्ता और रक्तोदा। ये 6 निकलेंगे, ठीक है ना। तो 6 तालाबों से 14 नदियों का वर्णन है, कल नक्शे में बता देंगे। पहले और आखिरी में 3-3, लेकिन तीसरी कौन सी? अगले जोड़े की बाएं वाली, अगले जोड़े की बाएं वाली, रोहित नहीं, रोहितास्या। हाँ, पश्चिम वाली ऊपर से आएगी, पूरब वाली नीचे से जाएगी। पश्चिम वाली, पूरब वाली जो है ऊपर से आएगी, पश्चिम वाली नीचे से जाएगी, समझ गए? तो ये बस जोड़ का अंतर है। भरत षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तार सच्चैकोन विंशति भागा योजनश्च। भरतः षड्विंशति, बोलो, पंचयोजन शत विस्तारः षट्चैकोन विंशति भागायोजनश्च। भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट्चैकोन विंशति भागायोजनश्च। फिर से एक बार और। भरत, भरत क्षेत्र का विस्तार, षड्विंशति यानी 26, पंच योजन शत यानी 500 विस्तार, षट्चैकोन विंशति भागा योजनस्य, योजन का 60 चैकोन, 60 च एकोन विंशति यानी 19। तो भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सहित 6/19 योजन है। ये अभी तक नहीं सुधरा, इस किताब में 6/19 और कर लो, ठीक है। 526 सही 6/19, ये छोटी पुस्तक में छपने में रह गया है, ठीक है। तो भरत क्षेत्र में पूरे के पूरे भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? 526 सही 6/19 योजन, ठीक है। तद्विगुण विस्तारा, तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः, वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः
तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता बोलो तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता तद्विगुण द्विगुण विस्तारा, उससे दूने दूने विस्तार वाले वर्षधर यानी पर्वत और वर्षा यानी क्षेत्र है। कहाँ तक? विदेहांता, विदेह आंत तक यानी विदेह पर्यंत। विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्र भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले हैं। तो भरत क्षेत्र का विस्तार हमको 526 से 6 बेटा 19 मिला, तो भरत क्षेत्र के विस्तार से दूना हिमवान पर्वत, हिमवान पर्वत से डबल हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से डबल महाहिमवान पर्वत, महाहिमवान पर्वत से दूना हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र से दूना निषद पर्वत और निषद पर्वत से दूना विदेह क्षेत्र। 64 गुना है भरत क्षेत्र से। कितना है? लगा लो हिसाब, 64 गुना होगा कि नहीं? भरत से दुगना हिमवान, महाहिमवान भरत से चौगुना हो गया। एक बार दूना हुआ हिमवान में, दूसरा हुआ हेमवत में, तीसरा हुआ महाहिमवान, पहला हुआ हिमवान में, दूसरा हुआ हेमवत में, तीसरा हुआ महाहिमवान में, चौथा हुआ हरि में, पांचवा हुआ निषद में, तो छठवां हुआ विदेह में। 6 बार दूना मारो तो 2 को 6 बार दूना दूना करो, कितना होगा? हिसाब लगा लो। दूना 6 बार 2 को दूना करोगे तो कितना आएगा? 64। योजन किसका? विदेह क्षेत्र का। 64 गुना है विदेह। समझ गए? तो बहुत विस्तार है। तो भरत क्षेत्र के विस्तार से आगे के पर्वत और क्षेत्र दूने दूने विस्तार वाले विदेह पर्यंत। क्षेत्र से क्षेत्र चौगुना, पर्वत से पर्वत चौगुना। सबसे छोटा भरत है और सबसे खोटा भी वही है। हाँ, उधर उत्तरा दक्षिण तुल्य आगे का सूत्र आ रहा है। नदियों को भी दुगना दुगना। हाँ, विस्तार दूने दूने। नदियाँ उसी हिसाब से हो जाएगी। उत्तरा दक्षिण तुल्याः उत्तर विदेह क्षेत्र के उत्तर की तरफ की जो व्यवस्था है, 3 पर्वत और 3 क्षेत्र विदेह के उत्तर मुख कैसे? दक्षिण तुल्य, दक्षिण के समान है। तो जैसे भरत क्षेत्र से हम विदेह क्षेत्र तक आए, वैसे ऐरावत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र की ओर आ जाए, या जैसे इधर से चढ़े उधर से उतर जाओ। ठीक है, आ जाएं। विदेह क्षेत्र से आधा विस्तार नील पर्वत का, नील पर्वत से आधा विस्तार रम्यक क्षेत्र का, है ना? हरि विदेह रम्यक। रम्यक क्षेत्र से आधा विस्तार कौन सा पर्वत है? रुक्मी पर्वत का। रुक्मी पर्वत से आधा विस्तार हैरण्यवत क्षेत्र का। हैरण्यवत क्षेत्र से आधा विस्तार शिखरी पर्वत का। उससे आधा विस्तार ऐरावत क्षेत्र का। ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के बराबर। दोनों तरफ से चलो। ऐरावत क्षेत्र का विस्तार, उसके बाद कौन सा पर्वत आया? शिखरी पर्वत, हिमवान पर्वत बराबर। किससे? ऐरावत से डबल। ठीक है। इसके बाद हैरण्यवत क्षेत्र शिखरी से डबल, जो हेमवत के बराबर है। ठीक है। और फिर हैरण्यवत क्षेत्र के बाद कौन सा पर्वत है? रुक्मी पर्वत। वो कितना हुआ? हैरण्यवत से डबल। किसके बराबर? महाहिमवान के बराबर। फिर हेमवत के बाद रुक्मी के पर्वत के बाद कौन सा क्षेत्र है? रम्यक क्षेत्र। रम्यक क्षेत्र किससे? रुक्मी से डबल। और इधर किससे? हरि क्षेत्र से के बराबर। ठीक है। और रुक्मी पर्वत रम्यक क्षेत्र के बाद क्या हो? नील पर्वत। नील पर्वत कैसा? रुक्मी से डबल। इधर कैसा? निषद के बराबर। और विदेह नील पर्वत से डबल, इधर निषद से डबल था। हो गया।
भरतैरावतयोर, बोलो, भरतैरावतयोर 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 वृद्धिराशो, वृद्धिह्रासो वृद्धिराशो वृद्धिह्रासो षट्समयाभ्या, षट्समयाभ्यां षट्समयाभ्या षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिन्नवसर्पिणीभ्यां, मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां मुत्सर्पिन्नवसर्पिणीभ्यां मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां भरतैरावतयोर्वृद्धिरासो षट्समयाभ्यामुत्सर्पिन्नवसर्पिणीभ्यां भरतैरावतयोर्वृद्धिरासो षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां एक बार और, भरतैरावतयोर्वृद्धिरासो षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां बोलो रुपेश, ऐसे ही बोलो। हाँ, भरतैरावतयोर्वृद्धिरासो रासो, हमें रह है रासो, षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिन्न, मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां एक बार फिर से, भरतैरावतयोर्वृद्धिरासो षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां हाँ एक बार फिर से, भरतैरावतयोर्वृद्धिरासो षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिण्यवसर्पिणीभ्यां हाँ, भरतैरावतयो, भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि ह्रासो, वृद्धि और ह्रास होता है। किससे? षट्समयाभ्याम, 6 कालों के द्वारा। कौन कौन से? उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिण्य अवसर्पिणीभ्याम में निकलेगा उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप 6 कालों के द्वारा भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है। उत्सर्ग, ह्रास यानी हानि, वृद्धि यानी विकास, ह्रास यानी हानि, उतार, चढ़ाव और उतार। तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। तो उत्सर्पिणी काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य तिर्यंचों की आयु, अनुभव, भोगोपभोग के साधन, सुख और शरीर की ऊंचाई में उत्तरोत्तर वृद्धि होती, और अवसर्पिणी काल में उत्तरोत्तर इसकी हानि होती। तो उत्सर्पिणी यानी विकास, बढ़े, इसलिए इसको उत्सर्पिणी बोलते हैं। अवसर्पिणी यानी उत्तरोत्तर घटे, इसलिए इसको अवसर्पिणी कहते हैं। देखो, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी को समझो। उत्सर्पिणी, सर्पिणी होती है सांप, सांप का मुंह चौड़ा होता है और पूंछ पतली। तो उत्सर्पिणी यानी नीचे पूंछ से मुंह की तरफ। अवसर्पिणी मुंह से नीचे की तरफ। समझ में आ गया ना? सांप है उत्सर्पिणी यानी पूंछ से मुंह की तरफ, अवसर्पिणी ये 6 काल के द्वारा होता है। तो देखो घड़ी देखते ना, घड़ी अपने पास दीवार घड़ी है, तो दीवार घड़ी में 12 से 6 का कांटा और 6 से 12 का कांटा। कांटा जब 12 से 6 पे आता है तो ऐसे होता है, और 6 से 12 पे जाता है तो ऐसे होता है। तो ये 6 से 12 वाला उत्सर्पिणी और 12 से 6 वाला अवसर्पिणी। समझ गए? तो ये जो बात हम लोग कहते हैं कि वहाँ के निवासियों में ही वृद्धि हानि होती है, आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने अपने अष्टसहस्त्री में लिखा, तत्वार्थ श्लोक वार्ती अलंकार में लिखा कि उनके जीवों की हानि वृद्धि नहीं होती, भूमि में भी हानि वृद्धि होती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के भूमि में भी हानि वृद्धि होती है। तो काल के प्रभाव से इस धरा में परिवर्तन होता है, जैसा हमने कल बताया था। तो वो चीज़ें हैं, चूँकि हमारे ग्रंथ नष्ट हो गए, इसलिए आज हम उसके बारे में कुछ विशेष नहीं बोल पा रहे। चलिए, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र के
आर्य खंडों में ही होगा, म्लेच्छ खंडों में नहीं। म्लेच्छ खंडों की भूमि शाश्वत होती। ताभ्याम परा भूमयोवस्थिताः ताभ्याम परा ताभ्यामपरा भूमयोवस्थिताः ताभ्याम परा भूमयोवस्थिताः बोलो ताभ्याम परा भूमयोवस्थिताः एक बार और। ताभ्याम परा भूमयोवस्थिताः ताभ्याम अपरा, उनसे बाहर, उसके अलावा भरत और ऐरावत चौथ को छोड़कर शेष भूमियां अवस्थिता, अवस्थित है, वहां कोई परिवर्तन। सूत्र में ये लिखा है भूमियां अवस्थित है, और यहाँ की भूमि में भूचाल है। हम लोग केवल शरीर, ऊंचाई, अवगाहना आदि को लेते हैं, अनुभव को लेते हैं, आयु को लेते हैं, लेकिन भूमि भी लिया जा सकता है, और आचार्य विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तिक में लिया भी है। तो भरत और ऐरावत छोत को छोड़कर जो शेष 5 क्षेत्र हैं, वहाँ की स्थिति जो की त्यों रहती है, उनमें कोई काल परिवर्तन नहीं होता। और भरत और ऐरावत में भी म्लेच्छ खंडों में ये नहीं होता, केवल आर्य खंड में ही होता। रात दिन का भेद है, उत्सर्पणी अवसर्पणी नहीं है, हमेशा चौथे काल की व्यवस्था। रात दिन सब होंगे। काल परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि दिन रात एक हो गए। काल के प्रभाव से जो वृद्धि हानि है वो नहीं होती। इतना ही रखें। कितने सूत्र हो गए आज? ज़्यादा तो नहीं हुए, 17 से 28, 11 हुए। ठीक है।